नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देव रॉय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EACPM का पुनर्गठन किया है। ठीक है, ये 2 साल की अवधि के लिए इसका गठन किया जाता है और उसके बाद फिर नई कमेटी गठित की जाती है, नई काउंसिल गठित की जाती है। ठीक है, तो जो पुरानी काउंसिल थी उसका जो है सितंबर 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी विवेक देव रॉय ही थे, यानी कि विवेक देव रॉय को रिपीट किया गया है इस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और जबकि पुनर्गठन के तहत परिषद से वी अनंत नागेश्वरन जो सदस्य थे उनको हटा दिया गया है, जबकि राकेश मोहन RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर, पूनम गुप्ता नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक और TT राम मोहन प्रोफेसर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद को इसमें जो है अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, परिषद के अन्य अंशकालिक सदस्यों में साजिद चेनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह शामिल हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये EACPM क्या है। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है यह एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, यानी कि इसका जो गठन है वो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक होगी। और सांविधिक गैर सांविधिक इसलिए हो गई कि इसका जो गठन है वो किसी कानून या अधिनियम के तहत नहीं किया गया है, यानी कि एक स्वतंत्र सलाहकारी निकाय है। ठीक है, जिसका गठन सरकार यानी कि प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके काम की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से भेजे गए आर्थिक या किसी अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना, उन्हें सलाह देना भी इसके कार्यों में शामिल है। इसके अलावा जो कुछ समसामयिक मुद्दे होते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, उन पर भी ये विश्लेषण करता है और उनकी जो अपने आकलन है, अपनी रिपोर्ट है, उनको प्रकाशित करता रहता है। ठीक है, यह एक सलाहकारी निकाय है, यानी कि इसकी सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट्स की, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न। और इसके जो फैक्ट हैं कि कौन इसके अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। किस तरीके की ये जो निकाय है इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है कि सांविधिक है या गैर संवैधानिक है, ये भी पूछ लिया जाता है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है वो है इसकी जो प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं। तो इसकी पहली रिपोर्ट है वार्षिक आर्थिक परिदृश्य, एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, और अर्थव्यवस्था की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो है साल में इन रिपोर्ट्स को प्रकाशित करती है काउंसिल। अब जानते हैं विवेक देव रॉय के बारे में, क्योंकि उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो इससे संबंधित है और चर्चित व्यक्तित्व हैं। तो विवेक देव रॉय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और लगभग 40 वर्षों से उन्होंने देश के शीर्ष आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय संस्थानों में काम किया है। ठीक है, 2015 से 2019 के बीच में वह नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर इनकी लिखी हुई पुस्तक के बारे में बात करें तो इन्होंने भारतीय रेल देश की जीवन रेखा ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये हिंदी शीर्षक है इसका। और संपादित पुस्तकों की बात करें तो मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया इन्होंने एक संपादित पुस्तक है। संपादित पुस्तक यानी कि जो विभिन्न जो लेख हैं या अन्य आकलन हैं, अन्य रिपोर्ट्स हैं, उनसे संबंधित ये एक पुस्तक है। ठीक है, और
इसके अलावा उन्होंने जो भारत का जो महान महाकाव्य है महाभारत, उसका संक्षिप्त संस्करण, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। और यह जो अनुवाद है वो 10 खंडों की एक श्रृंखला में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, हरिवंश पुराण, वेद और वाल्मीकि रामायण का इसका भी अनुवाद किया है। ठीक है, उन्होंने भागवत पुराण का भी और मार्कंडेय पुराण के एक खंड का भी अनुवाद किया है। ठीक है, मनमथ नाथ दत्त के साथ वह महाभारत और रामायण दोनों का संक्षिप्त रूप में अंग्रेजी अनुवाद करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। उनके अलावा रामायण और महाभारत का अंग्रेजी में संक्षिप्त अनुवाद सिर्फ मनमथ नाथ दत्त ने ही किया है। ठीक है, आप जानते हैं प्रमुख समितियों के बारे में, क्योंकि इन्होंने कई जो है बड़ी सिफारिशें की हैं जिनके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है। तो ठीक है, एक तो ये मधुमक्खी पालन विकास समिति 2019 में गठित की गई थी, जिसमें उन्होंने भारत में मधुमक्खी पालन से संबंधित और उसके विकास के लिए और उसकी समस्याओं के लिए वो उन्होंने सिफारिशें की थी। ठीक है, जब कभी ऐसा विषय आएगा तो तब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो इन्होंने इनकी अध्यक्षता में ही नीति आयोग की समिति ने रेल बजट को आम बजट के साथ विलय करने की सिफारिश की थी। ठीक है, और जिसे सरकार ने मान लिया था। और 2016 में अंतिम रेल बजट पेश किया गया और सुरेश प्रभु जो है अंतिम रेल मंत्री हैं, जिन्होंने 25 फरवरी 2016 को अंतिम बार रेल बजट पेश किया गया, यानी कि 2017 के आम बजट के से रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। उसी के साथ ही पेश किया गया 2017 से, और 2016 में अंतिम बार पेश किया गया। अब सबसे पहले जो रेल बजट था 1924 में ब्रिटिश काल में इसकी घोषणा की गई थी। और दरअसल इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो ब्रिटिश रेलवे के अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 1920-21 में गठित समिति एकवर्थ समिति ने इसकी सिफारिश की थी, जिसके आधार पर 1924 से इसकी जो है ये शुरू हुआ था। अब बात करते हैं, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समिति का इन्होंने अध्यक्षता की थी, वह है रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन हेतु समिति। 2014 में रेलवे बोर्ड ने विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन किया था। तो इसकी भी बहुत सारी सिफारिशें हैं जिनको सरकार अलग अलग चरणों में लागू करती है, उनकी प्रासंगिकता देखते हुए। ठीक है, और जब कभी रेलवे से संबंधित कोई ऐसा विषय आएगा तो हम जरूर इस समिति की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की सिफारिश की है। ये जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में रहते हुए, ठीक है, ये कोई अलग से समिति नहीं है, लेकिन उसी समिति में रहते हुए इन्होंने ये सिफारिश की है। तो इनका कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी भी पीढ़ी की तुलना में वृद्ध लोग अधिक समय तक काम कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इसी काउंसिल के तहत वृद्धों की आबादी पर भी रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार देश में राजस्थान में वृद्ध राज्यों की सूची में राजस्थान पहले नंबर पर है। ठीक है, यानी कि यहाँ अधिक वृद्ध लोग हैं। और राजस्थान के बाद इस श्रेणी में महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है। ठीक है, और वहीं अपेक्षाकृत वृद्ध वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल पहले नंबर पर है। तो इसमें यानी कि एक तो वृद्ध राज्य है, दूसरी कौन सी श्रेणी है, अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य। तो वृद्ध राज्य में कौन है, सबसे पहले सबसे टॉप पर राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद बिहार है। वहीं जो दूसरी श्रेणी है अपेक्षाकृत वृद्ध वाली, उसमें उसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है और उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड और हरियाणा है। रिपोर्ट में 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जो राज्य हैं उनको वृद्ध राज्य कहा गया है और 50 लाख से कम आबादी वाले जो राज्य हैं उनको अपेक्षाकृत वृद्ध राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, सुधार के सुझाव बता सकते हैं, और अगर सही आपको लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है,
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।